नमस्कार। प्रोग्राम तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। डिलिमिटेशन कमीशन ने दी बढ़ाने के बाद ऐसा लग रहा है कि वे जम्मू कश्मीर का फिर से दौरा करेंगे। राज्य सरकार ने शराब की नई नीति की घोषणा की है और आज जम्मू में लश्कर का एक आतंकवादी पकड़ा गया। मौसम के खराब होते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, यातायात पर पड़ा प्रभाव। एनआई स्टूडेंट्स 6वें दिन भी भूख हड़ताल पर। अब इन खबरों पर तबसरा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सी खबरें, जैसे आपने बोला, चर्चा में है। सबसे बड़ी बात है राज्य सरकार के अंदर जो डिलिमिटेशन लेकर बहुत दिनों से इस पर चल रहा था जी, अब इसकी 2 महीने की अवधि और बढ़ाई गई है जी। जो मार्च में ख़त्म होनी थी अब 6 मई तक चले गई है जी। और इससे ऐसा लग रहा है कि आयोग एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके जम्मू कश्मीर में उनको लेकर विरोध चल रहा था। हो सकता है उन चीज़ों को देखने के लिए फिर आयोग जम्मू में आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी एक दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से नोटिफाइड किया गया गजट में कि परिसीमन आयोग कि 2 महीने और मियाद बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 6 मार्च से 6 मई तक ये आयोग कार्यरत काम करेगा। आज खबर छपी है डेली एक्सेलसियर में संजीव प्रकाश की, उसके मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया कि परिसीमन आयोग प्रदेश में आ सकता है जम्मू कश्मीर में। क्योंकि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं पीपी न्यूज़ लाइन पे कि इस अंतरिम ड्राफ्ट को लेकर, मसौदे को लेकर चौतरफा विरोध है, इवन भाजपा के अंदर विरोध है जी जी। तो उन तमाम जो आपत्तियां हैं, जो गहरी आपत्तियां हैं, लगता है कि परिसीमन आयोग अपने पब्लिक डोमेन में जो फाइनल रिपोर्ट जब डालेंगे उससे पहले एक दौरा करना चाहते हैं, ताकि लोगों से बात की जाए, जो कंसर्न लोग हैं उनसे बात की जाए। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस प्रकार अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री ने निजी टीवी पर बात कही कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के 6 से 8 महीने के भीतर चुनाव हो जाएंगे, तो हम समझे जिस प्रकार 2 महीने बढ़ा दिए गए, यानी कि 5वां महीना खत्म हो जाएगा। तो अगर 8 महीने और बढ़ाए तो अगले साल में बात चली जाती है, जिस पर हमने आशंका पिछले प्रोग्राम में जताई थी। तो हम समझते हैं परिसीमन आयोग जो कवायद कर रहा है, जिस प्रकार विपक्ष का आरोप है, ये कवायद केवल दिखावे भर की है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं कह रहे। तो अगर ये दिखावे भर की कवायद है, एक मुंह बंद करने के लिए विपक्ष का, तो अलग बात है। अगर वास्तव में जमीनी अगर कवायद की जा रही है, लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी, उसमें कुछ तरमीम किया जाएगा, जिस प्रकार की आपत्ति जैसे सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है या दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस प्रकार से उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है उस पर पुनर्विचार किया जाए। और हो सकता है कि जिस प्रकार रविंद्र रैना भी खुद कह रहे थे कि उसको बहाल किया जा सकता है छत्तीसगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को, लेकिन अब होगा या नहीं होगा ये समय बेहतर बताएगा। सीजी, दूसरी जम्मू कश्मीर यूटी ने जो शराब की जो नीति है, जो नई पॉलिसी है, वो कल अनाउंस की है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में 51 नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी, जिसमें से 7 कश्मीर में है और बाकी जम्मू में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू में पहले ही शराब की बहुत ज़्यादा खपत हो रही है और बहुत ज़्यादा नशे का चलन हो रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने भी कहा कि जो डोमिसाइल होंगे जम्मू कश्मीर के यूटी के, वही इस ऑप्शन में हिस्सा ले पाएंगे। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के जो रविंद्र रैना, जिनका आपका जिक्र किया है, उनके शब्दों से ये खुला लग रहा है जैसे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट खुली बगावत कर रहे हैं। वो कहते हैं ये हम नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और इस पॉलिसी को लेकर देखिए ना, हमारा शहर जो है उसकी पहचान दुनिया भर में मंदिरों के शहर के तौर पर है। मुझे लगता है ये कोई परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि मंदिरों के साथ साथ शराब का शहर बनाना चाहते हैं। पहली बात तो यह, जब सरकार ये कहती है कि शराब पीना सेहत के लिए खतरनाक है, तो फिर ठेके आखिर क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, इनको लेकर सुनील डिम्पल जो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के हैं, पीपी न्यूज़ लाइन को भी उन्होंने संपर्क किया था। उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ कि आखिर क्यों जम्मू शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, क्यों शराब के ठेके और खोले जा रहे हैं, पहले ऑलरेडी बहुत हैं। तो एक तो ये हो गया पब्लिक का विरोध। अब भाजपा जिसकी यहाँ से लेकर नई दिल्ली तक सरकार है, वो खुद ही अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर, या ऐसा तो है नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी तरफ, स्वाभाविक है कि केंद्र के संज्ञान में होगा ये जो कदम उठाने जा रहे हैं नए ठेके खोलने का,
और अगर उसमें वो कह रहे हैं जी हम देखेंगे ये ठीक नहीं हो रहा, और रविंद्र राणा के बारे में तो जग जाहिर है वो बयान बहादुर है, बयान देने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान को तो तुरंत घेर लेते हैं वो। ये शुक्र है ये उन्होंने ये नहीं कहा सब पाकिस्तान करवा रहा है, ये शुक्र है। अब अन्यथा कोई मामला हो वो पाकिस्तान का नाम लिए भी उनका बयान पूरा नहीं होता। जम्मू में आधे से ज्यादा जो है ना मुश्किलातें वो रविंद्र रैना के जो है बयानों के कारण होती हैं। जी बिल्कुल। आप इसी शराब की बात कर लो। शराब की जब पॉलिसी आई तो हमने कहा जी, मैंने असेंबली में भी पहले दिया था वो, तब भी मैंने कहा था कि जम्मू में जो शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। अब जबकि जम्मू में नया आ रहा है हम इसका विरोध करेंगे। मतलब सीधी बात है, जैसा आपने कहा कि गवर्नर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल हुकूमत आपकी है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपकी बिल्कुल पॉलिसी आपके मिलती है। आप हर बात के लिए एलजी को जो है क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो बच्चे हड़ताल पे बैठे हो तब भी कहता मैं जाके मिलूंगा कि किस तरह नहीं हो सकता। अगर वो महाराजा की छुट्टी की बात थी तब भी इन्होंने उनको उसको यही कहा। बड़ा हर बात में रविंद्र रैना का जो बर्ताव है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध होता है। अब देखिए ना, टोल प्लाजा लगाना काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, वो जहाँ तय करते हैं वहाँ लगाए जाते हैं। ये उनके खिलाफ भी बोलते रहे। और पीछे युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात करी, उनके बीच में जाके बोले कि छुट्टी होनी चाहिए। बिल्कुल छुट्टी नहीं हुई। अब शराब को लेकर भी इनके इस तरह के बयान, उससे इस बीच और बयान आया है। ये वजह है, भाजपा के सूत्र बताते हैं कि पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर गहरा असंतोष बना रहता है कि रविंद्र रैना अपने मुंह से शब्द निकालने पहले सोचते क्यों नहीं, किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। देखिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं का, ये अपनी सरकार को खुद ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं इस प्रकार के बयान देके। और हम कह रहे हैं कि अगर आपको ये अगर ठेके खुल रहे हैं तो आप अंदर खाने जाके सरकार से कहिए ना, शासन से कहिए, दिल्ली से कहिए जिनके अधीन आते हैं, वहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक लिफ्ट इनकी औपचारिकता होती है अपना लिफ्ट से लाने की, कि हम देख लेंगे, हम नहीं होने देंगे, ये होने देंगे, होता वही है। बस का कुछ नहीं है कि वहां से एनओसी कैसे लेंगे, वहां दुकान कौन देगा, ये की चीजें। भाई सरकार का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, अगर वो गलत है बिल्कुल जाइए ना आप एलजी से बात कीजिए, इसको वापस ले लीजिए। बिल्कुल। आप एक ऐसी पार्टी के प्रेसिडेंट है यहाँ पे जिसका चलता है, जिसकी हुकूमत है, लेकिन सिर्फ बयानबाजी से ही आप कह चाहते हैं कि मैं हूं ना प्रदेश चलेगा नहीं। बिल्कुल, मैं हूं ना से प्रदेश नहीं चलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। आज एक लश्कर का आतंकवादी नरवाल से पकड़ा गया है, क्या नाम उसका, शकर अहमद नाइक, साउथ कश्मीर का। उसके पास से एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ है, ये भी सुरक्षा को लेकर जी बिल्कुल इस प्रकार की आशंका जताई जा रही है कि वो शायद जम्मू में ग्रेनेड थ्रो करने आया था। ये दावा सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी उससे पूछताछ हो रही है, उसके संपर्क ढूंढे जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो पाकिस्तान में किसी हैंडलर के संपर्क में हो सकता है। तमाम सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। नतीजा फाइनल 1-2 दिन में सामने आएगा, जब कोर्ट में पेश करेंगे पूरी उसके खिलाफ आरोप पत्र लगाकर। तो हम समझते हैं कि ये बात तो तय है कि पाकिस्तान की एक लंबे अरसे साजिश है कि जम्मू को टारगेट किया जाए। और इसे लेकर जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हों या धार्मिक पर्व हो, दीपावली हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, जो भी होते हैं, उस पर इस पर अगर रेगुलर इनपुट्स मिलते हैं कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई, उनके जो पालतू आतंकी हैं, ओजीडब्ल्यू हैं, स्लीपर सेल हैं, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि जम्मू को टारगेट किया जा सके। सी जी, मौसम ने एक बार फिर करवट ली है जी। आज से मौसम के चलते ये जम्मू और श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा, और वहाँ पे एयर और ट्रेन सर्विस जो है वो भी बंद है। एयरपोर्ट पर काफ़ी बर्फ पड़ी हुई है, उसे साफ़ किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो वहाँ जो एग्ज़ाम होने थे बच्चों को, वो भी बंद कर दिए गया है, और वहाँ पे बिजली भी गुल है। बिल्कुल आप देखिए ना, जहाँ बर्फ़बारी और कड़ाके की ठंड हो, आदमी, हम यहाँ जम्मू में हम एक विकल्प हीटर के तौर पर देखते हैं, बलौर के तौर पर देखते हैं, और उनकी स्थिति देखिए जो कई घंटों से बिजली से महरूम है। और हालांकि कहा यह जा रहा है कि भारी बर्फबारी की वजह से जो वहाँ ट्रांसफार्मर थे, जो सिस्टम था, वो डिफंक्ट हुआ है। ये सरकार का पक्ष है, सच्चाई तो भगवान जाने का। क्योंकि आपको पता है नौकरशाही कभी अपने पे ब्लेम नहीं लेती, वो कुदरत पे फेंकती है या पब्लिक पे फेंकती है। तो वास्तव में देखिए ना, नेशनल हाईवे बंद हो ना, ये लाइफ लाइन है। बिल्कुल। गैस सिलेंडर इधर से जाते हैं घाटी के लिए, जम्मू का जो कारोबार है बारदाना का वो इधर से जाता है, बहुत सी चीज़ें जाती हैं, मेडिसिन जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये घाटी के लोगों के लिए वास्तव में एक बड़ी दुखद स्थिति है, और सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करनी। सी जी, एनएसयूआई के जो स्टूडेंट्स हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, वो आज उसका छठा दिन है।
उनकी मांग है कि जिस तरह से बाकी जो एग्ज़ाम जो ऑनलाइन हो रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल जो है, इंजीनियरिंग का भी जो है वो भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रोफेशनल हैं, पीएचडी वगैरह सब ऑनलाइन हो रही हैं, तो आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे? और ये एनएसओई कांग्रेस का छात्र संगठन है जी। और ये छठवां दिन है आज, और समझा जा सकता है कि हंगर स्ट्राइक और इस ठंड में बैठे रहना, लाव तापने से वो देखा लकड़ियाँ जलाकर सर्दी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर को इनकी गंभीरता को समझना चाहिए। जब बाकी परीक्षाएं ऑनलाइन है तो इसमें कौन सी जिद अड़ी है? या तो आप कोई ठोस लॉजिक दीजिए कि इसलिए हम इंजीनियरिंग की परीक्षा हम नहीं करा सकते। अच्छा, वो भी जवाब नहीं देते, वो भी अहंकार में डूबे हैं, वो कहते हैं बैठे हैं बैठे रहो, वोट डालें, हमारा क्या बिगड़ रहा है। मतलब एक टेंडेंसी बन गई है मौजूदा सिस्टम में कि कोई कहीं पब्लिक की फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। अपनी कहते हैं माइट इज राइट, मेरी लाठी मेरी भैंस, वो हिसाब है इन लोगों का। तो यहाँ हम एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय खबरों की। 5-7 मिनट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सीसी। जी। जिस तरह हमने कहा कि राष्ट्रीय कुछ ऐसी खबरें हैं जो जी। चर्चा में हैं, तो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज चौथे चरण का यूपी में चुनाव हो रहा जी। है और 9 डिस्ट्रिक्ट जो है, जी। 9 जिलों में 59 सीटों पे जी। चुनाव हो रहा है और वो काफ़ी तेजी के साथ चुनाव की गतिविधियां जारी हैं वहाँ पे। जी जी, हम देख रहे थे। देखिए ना, ये चुनाव आयोग ने किस प्रकार से सिस्टम बनाया है कि चुनाव जिस सीट पे उसकी बगली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके प्रधानमंत्री दूसरे बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। क्या इस प्रकार से प्रभावित चुनाव होता? और आज की जो सीटें लखनऊ की, खास तौर से आदित्य सिंह जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गई थी, उनके लिए प्रेस्टीज का इशू बना हुआ है। और भी बड़े बड़े नेता लखनऊ की सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और उनका भाग्य क्या होगा, चूँकि जिस तरह माहौल है इस टाइम, एक बात तो साफ तौर पे उभर कर सामने आ रही है, चाहे वो सो कॉल्ड गोदी मीडिया हो या सोशल में, सब जगह लग रहा है कि अखिलेश यादव की साइकिल और बीजेपी का कमल, जी जी। इनमें जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। नतीजे बताएंगे सरकार किसकी बनती है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाने में सफल हो सकती है, लेकिन अभी तक का जो दिख रहा है माहौल, वो बड़ा टफ फाइट है। और हम समझते हैं मोदी साहब जब से आए उसके बाद ये पहला चुनाव होगा, चूँकि उनको पता है कि यूपी से रास्ता नई दिल्ली का है। अगर यूपी में उनका रिकॉर्ड खराब हो गया तो दिल्ली में जिस प्रकार वरुण गांधी हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जी जी जी। और भी पार्टी के कई नेता हैं, वो कहीं ना कहीं खुल के सामने आ जाएंगे कि आपका नेतृत्व अब आप वो काबिलियत नहीं रही और लोग समझ गए हैं। तो इस प्रकार के तमाम आरोप लग सकते हैं। तो हम समझते हैं आज का ये 59 जो सीटें हैं, ये इनमें कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं देख रहा था सवेरे कि लखीमपुर खीरी, जहाँ जी। पर आपको याद होगा बिल्कुल, किसानों के दौरान 4 किसानों को रोंडाल, उसमें एक पत्रकार भी मारा गया था। जी। तो वो वहाँ पर हम देख रहे थे कि लोगों में खासी नाराजगी है। लोगों इस बात की नाराजगी है कि एमओएस होम को अभी तक हटाया क्यों नहीं गया। तो ये तमाम हालात हैं, लेकिन बात वहीं आती है कि 10 मार्च को पता चलेगा जी, जी। कौन जीता और कौन हारा। स्टेजी महाराष्ट्र के जो एनसीपी के लीडर हैं नवाब मलिक, मिनिस्टर भी हैं वहाँ के, उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था अपने ऑफिस में, कोई हवाला के शक के ऊपर। बाद में उसको गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि एजेंसीज जो हैं हमें सिर्फ तंग कर रही हैं, सता रही हैं, लेकिन इस वक्त नवाब मलिक जो है ईडी की हिरासत में है। नहीं, बिल्कुल। आप ईडी पे तो देखिए, आपको याद होगा एक जॉइंट डायरेक्टर थे प्रवर्तन, जिसको कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी शॉर्ट में कहते हैं, राजेश्वर सिंह जी। जिन्होंने चिदम्बरम को अंदर किया था, कई महीने चिदम्बरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में अंदर है। वो राजेश्वर सिंह आज भाजपा में शामिल होने के बाद आज सरोजिनी नगर, जो लखनऊ की वीवीआईपी सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह विपक्ष का एक गंभीर आरोप है कि एजेंसियां इस्तेमाल हो रही हैं। और नवाब मलिक पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे थे, ये एक बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, और पिछले दिन आपको मालूम है कि देशमुख भी जो गृह मंत्री थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जेल गए, उनको पे भी गंभीर आरोप थे। और ये इसी लाइमलाइट में आए थे नवाब मलिक। शाहरुख खान के बेटे जो कार्तिक थे, उनको जिस अफसर ने उठाया था, समीर वानखेड़े ने उठाया था। और बाद में जब असलियत सामने आई तो इसको जमानत मिलने की लंबी कोशिश के बाद उस टाइम इन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे वानखेड़े के ऊपर कि ये दलित नहीं है, दलित है, इसमें अपनी ज्वाइनिंग डेट ऑफ बर्थ सर्विस में गड़बड़ी की है। पिछले दिनों इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है।
तो हम समझते हैं एजेंसियों के इस्तेमाल का, देखिए आरोप तो कांग्रेस की सत्ता के वक्त भी हुआ है, कम ज़्यादा की बात अलग है। एजेंसियां दबाव में आती हैं सरकारों में, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अब कुछ कह रहे हैं कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब अभी हम देख रहे थे कैसे अब तीसरा नंबर किसका है, चूंकि दोनों जो नेता अरेस्ट हुए हैं दोनों शरद पवार की पार्टी के नेशनलिस्ट कांग्रेस की। तो हम समझते हैं कि अब तीसरा नंबर हो सकता है, कोई और तीसरा नेता हो। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं हम समझते हैं, देखिए वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, बड़े लोगों की हुकूमत थी, हमने राजनीति में इतना घिनौना चेहरा नहीं देखा जो अब शुरू हो गया है, जिसको चाहो उठा लो। ठीक है, दोषी है, उठाओ उसको। लेकिन इनका कहना ये ईडी का, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के भाई को जिसको अरेस्ट किया इन्होंने, कास्कर को, कहते हैं उससे पूछताछ के दौरान ये बात खुलकर आई है मनी लॉन्ड्रिंग की। जी। अब आप तो जानते हैं, जो मैं मान लीजिए पुलिस की गिरफ्त में आ गया और पुलिस कहेगी तू आदर्शपाल जी का नाम ले, तो मैं लूँगा, जान प्यारी है। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं। लेकिन ये है कि अब अदालत पे निर्भर है कि अदालत जिसका क्या रुख लेती अभी है। इस बात को कहना जरा थोड़ा जल्दबाजी है, होगी। अदालत का हाँ, श्री चंडीगढ़ में पिछले 2 दिन से बिजली बंद है, वहाँ जी। के एम्प्लॉयज जो इलेक्ट्रिसिटी के एम्प्लॉयज है वो हड़ताल पर हैं। जी जी। तो 2 दिन से चंडीगढ़ में बिजली नहीं है। देखिए इसका एहसास तो हम जम्मू के लोगों को पिछले दिनों स्ट्राइक हुई थी तभी हो गया था। किस तरह आदमी कहते हैं जल बिन मछली, वो स्थिति हमारी बन गई थी। अब चंडीगढ़ तो आपको पता है बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका है, वहाँ पर बड़े बड़े सत्ता के करीबी लोग और कोट एंड कोट धन पशु अरबोपति लोग रहते हैं, बड़े रसूखा लोग रहते हैं, मध्यम वर्ग के भी लोग रहते हैं। अगर वहाँ 2 दिन से बत्ती गुल है, और कहा यह भी जा रहा है कि वहाँ जो बिजली कर्मचारी ने 3 दिन की उन्होंने कॉल दे रखी, यानी कि एक दिन और उनको इसकी प्रताड़ना सहनी पड़ेगी जो बिजली के बिना इस ठंड के अंदर पानी। अच्छा, बच्चों को स्कूल भी जाना, तो स्कूल भी खुल गए हैं, उनको तैयार करना है, तो बिजली के बिना कुछ चीज़ चलती नहीं है। पानी भी उनको लेना है, क्योंकि पानी इसकी वजह से पानी की कमी आ गई है, तो बहुत सी प्रॉब्लम है। अब देखिए यही दिक्कत आती है, यही ब्यूरोक्रेसी, यही सरकारें अगर उनसे पहले समय रहते बात कर रहे हैं, कुछ लेन देन, कुछ आप बढ़ो कुछ हम बढ़े, तो बीच में एक रास्ता बनता है। बिल्कुल सही। आपको जी हम मानेंगे नहीं, ऐसे बात थोड़ी चलती है। समाज है ये। देखिए ये जब यूनियन चुनाव आती हैं मैदान में, तो यूनियन के साथ बड़े सोच समझ के बातचीत करनी चाहिए। यूनियन से अगर आप आए पाए करेंगे तो आप 2 दिन में हमने दिखा दिया यूनियन ने अपना असर जम्मू में किस तरह परेशान हुए थे लोगों को मोबाइल बंद हो गए थे क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं होती। ये चीज़ जी। गुजरात में एक बार फिर एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। गुजरात में कोयला घोटाला है जो 60 लाख रुपए का है। मतलब जितने भी घोटाले जो हो रहे हैं गुजरात से क्यों संबंधित है? अब इसमें मैं तो समझता हूँ पिछले दिनों करीब 23,000 करोड़ का देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला सामने है, जिसमें कई बैंक फंसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो FIR लॉन्च कराई गई, लगता है कि गुजरात के ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए ताकि पता चले ना कि आखिर वहाँ की मिट्टी में ऐसी कौन सी शक्ति है कि घोटाला करने वाले वहीं के क्यों निकलते हैं। इतना बड़ा मुल्क है, ना महाराष्ट्र निकलता है ना मध्य प्रदेश से, गुजरात से ही ये इस टाइप के लोग क्यों, ये कहाँ से ऐसी काबिलियत लेते हैं कि लोग इनके जाल में आ जाते हैं और बाद में ये अपना खेल कर जाते हैं। यहाँ हम फिर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री जी, अंतर्राष्ट्रीय खबर जो है इस वक्त यूक्रेन पर ही है। यूक्रेन को जो इस वक्त वहाँ के हालात हैं, तो यूनाइटेड नेशन में भी प्रधानमंत्री ने इसमें शांति की अपील की है, और इसके चलते जर्मनी ने उसकी पाइपलाइन गैस लाइन के 2 योजनाओं को उनको रोक लगा दी है उस पर। और यूके में लंदन में उनके 2 बैंक जो हैं उनके अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए दरअसल दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है इस लेकर। पुरानी उसको रंजिश ये है, पुरानी तकलीफ दर्द ये है रूस को कि यूक्रेन USSR का हिस्सा रहा और उसको बड़ी साजिश के तरीके से अमेरिका ने तोड़वाया, उसके कई खंड किए। यूक्रेन चूँकि उससे सटा हुआ मुल्क है और यूक्रेन अमेरिका की पॉलिसीज़ को ज़्यादा मानता है, और जिस प्रकार उसने 2 उसके पूर्वी यूक्रेन के इलाकों को 2 स्वतंत्र देश की मान्यता भी दे दी है रूस ने। और ये भी है कि अपने फौज से कहा है कि आप दोनों देश जो आज़ाद हो गए वहाँ जाके खड़े हो जाइए। हमें लगता है कि पहले शुरू में तो ये लगा कि ये लड़ाई महाशक्ति दिखाने की है,
लेकिन इसमें एक नया और एंगल सामने दिख रहा है कि हथियारों को बेचने की भी एक होड़ है। जी। हथियार किस प्रकार से किस कीमत पे बेचे जाए, कीमत भी और किस तरह बेचे जाए। अमेरिका, बरतानिया, ये जो कंट्री हैं, जर्मन वगैरह, ये हथियारों, इजराइल, ये सब हथियार बेचने में माहिर लोग हैं। पहले से भी इजराइल से आया था। तो मैं समझता हूँ कि आज जो डेवलपमेंट हुई है, हालांकि जॉय बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो ये लगातार कह रहे हैं कि जिस प्रकार उसने दो हिस्सों को, पूर्वी यूक्रेन को वो मान्यता किया दी ना। है, ये हमला हो चुका है, उसका बिल्कुल। मानना ये है। लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने, हमारी सरकार ने कहा है कि शांति बनाए रखें, चूँकि सबको मालूम है कि अगर ये हालात एक भीषण युद्ध में तब्दील होते हैं, यानी कि तृतीय बिल्कुल, युद्ध की ओर हम बढ़ेंगे तो सभी देश और उसमें प्रभावित होंगे। सभी लोग प्रभावित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल तेल के जो दाम पिछले 2-3 महीनों में बढ़े हैं, वो और कहीं जाके बढ़ेंगे। जैसे मसलन 100 रुपये तेल है और ये विश्व युद्ध लगता है, तो कोई पता नहीं ये पेट्रोल 200-300 पर पार कर जाए। उन हालात को काबू करने के, चूँकि पेट्रोल डीजल की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम बातें, हिंदुस्तान का स्टैंड बहुत बढ़िया हमारी सरकार का कि भाई शांति बनाए रखें, जंग में कुछ नहीं पड़ा। लेकिन बात वहीं आती है, अमेरिका को अपनी साख बचानी है, जो बाइडेन को, चूँकि ट्रंप उनका विरोधी है। ट्रंप और रशिया के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं बहुत पहले, उन पर आरोप भी लगते रहे कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें रशिया ने हैक किया था कुछ। तो हम समझे बड़ी सी चीज़ें हैं, मुल्क के भीतर मुल्क के बीच साजिश होती है और उन साजिशों का नतीजा ये होता है कि इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यह था तबसरा मुख्य खबरों पर। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे आप पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।